हाँ सभी ने, इसमें किसी को डाउट है कुछ पूछना हो, देखो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, उसमें कोई कोई ऐसा टॉपिक रह नहीं गया है। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे जो कि है एग्रीगेट्स। और एग्रीगेट्स की हम लोग बात करेंगे, दैट इज फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स। ठीक है, फिर यूनिट 2 शुरू करते हैं। देखिए यूनिट 2 में भाई पहले हेलो, यूनिट 2 में आप लोग पहले देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। सभी को ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का सिलेबस दिख रहा है? कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का जितनी भी चीज़ें हैं, CE 404 सभी को दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो देखिए पहली यूनिट हम लोग ने कंप्लीट कर ली है जो कि थी प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, उसमें सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड यूनिट पे आते हैं जो है एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स, जिसमें है प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग मेथड्स, बल्किंग ऑफ सैंड, सीव एनालिसिस, फाइननेस मॉडुलस, और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, तो सभी को ये स्लाइड दिख रही है यूनिट 2 की, एग्रीगेट्स फाइन एग्रीगेट्स? सभी लोग देख पा रहे हैं, ये सुनो? यस सर। अच्छा, यस सर, दिख रही है। ओके ओके। तो देखो हम लोग एग्रीगेट्स की बात करते हैं, जब हम लोग कोई कंक्रीट बनाते हैं तो हमने पहले जो बात करी थी वो सीमेंट के रिस्पेक्ट में बात करी थी कि सीमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, फाइननेस, ठीक, कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग ने सीमेंट से रिलेटेड बात करी थी। लेकिन सिर्फ कंक्रीट में सीमेंट तो होता नहीं है, हम लोग इसी के साथ एग्रीगेट्स का भी यूज़ करते हैं। किस तरह के एग्रीगेट्स होते हैं? फाइन एग्रीगेट्स होते हैं और कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, फाइन एग्रीगेट जिससे हम लोग हिंदी में बालू कहते हैं, और कोर्स एग्रीगेट्स जिसे आप लोग देखते होंगे जो बड़े साइजेस के होते हैं, पोर्सलिन साइज होता है, ठीक, उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट्स बोलते हैं। आगे हम लोग डायग्राम के साथ सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है एग्रीगेट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन कॉन्क्रीट। ठीक, क्यों है ये कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ही इम्पोर्टेंट? क्योंकि इट occupies 65 to 80% of concrete volume। जितना भी कंक्रीट का वॉल्यूम होता है, ठीक, तो उसमें इसकी भागीदारी कितनी रहती है? 65 to 80% रहती है। और क्या करता है ये कंक्रीट को? श्रिंकेज से बचाता है और इकोनॉमिकल कंक्रीट हमारी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस अ इकोनॉमिकल कंक्रीट। तो दो तरह के एग्रीगेट्स होते हैं, पहला होता है फाइन एग्रीगेट, दूसरा होता है कोर्स एग्रीगेट। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स की बात करें तो हम लोग अलग अलग एग्रीगेट्स को बेस्ड अपॉन द साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक, साइज की बात करें तो फाइन एग्रीगेट क्या होता है? जिसका पार्टिकल साइज 4.75 mm से कम है। कोर्स एग्रीगेट की बात करें जिसका पार्टिकल साइज 4.75 mm से ज़्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइन एग्रीगेट्स, हाँ सॉरी, कोर्स एग्रीगेट्स कहते हैं। जिसका 4.75 से से कम हो उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट्स बोलते हैं, और कोर्स एग्रीगेट जिसका 4.75 से ज़्यादा हो साइज, पार्टिकल साइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे लाइट वेट होती है, नॉर्मल वेट होता है, ठीक, और हैवी वेट होता है। ठीक, तो बेस अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी तीन तरह के होते हैं, लाइट, नॉर्मल और हैवी वेट। अवेलेबिलिटी मतलब कुछ एग्रीगेट्स होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, ठीक, और कुछ को हम लोग बनाना पड़ता है, हम लोग को विद हेल्प ऑफ मैन पावर इसको क्रिएट करना पड़ता है। कुछ नेचुरली अवेलेबल होते हैं और कुछ
कुछ को हम लोग को बनाना पड़ता है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अब आई? नेटवर्क इशू रहता है बेटा, नेटवर्क इशू आजकल बहुत चल रहा है। अब आ रही ना आवाज सभी को? सभी को आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये होते हैं हमारे फाइन एग्रीगेट्स। जो पहला फिगर आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, दीज आर द फाइन एग्रीगेट्स, ठीक। एंड द सेकेंड फिगर, दीज आर द हमारे कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक। पहले जो फाइन आप देख पा रहे हैं ये सारे फाइन एग्रीगेट्स बोलते हैं, जैसे कि सैंड हो गया, ठीक। और कोर्सर एग्रीगेट्स में जो सेकंड डायग्राम है कोर्स एग्रीगेट, ये सभी चीज़ें देखा होगा ना, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखते हो कि गिट्टियाँ जो पड़ी रहती हैं छोटी छोटी, उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। और जो बालू होती है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट्स। अब देखो ये डेफिनेशन देख लो, फाइन एग्रीगेट्स क्या होता है। तो फाइन एग्रीगेट्स जैसे कि सैंड और क्रश्ड स्टोन, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये सैंड जितने भी होता है जिसका पार्टिकल साइज 4.75 mm से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। उसी तरह अगर हम लोग कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो वो क्या होते हैं, ऐसे कि ग्रेवल्स होते हैं और क्रश्ड स्टोन्स होते हैं जिनका पार्टिकल साइज 4.75 mm से ज़्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। इसके लिए हम लोग टेस्ट भी करते हैं, हम लोग IS सीव लेते हैं 4.75 mm की। तो जितने भी हमारे, हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट्स को हम लोग सीव टेस्ट के जरिए भी हम लोग मेजर कर सकते हैं कौन सा फाइन है। तो फाइन क्या होगा, 4.75 mm सीव से पास कर जाएगा, और जो रिटेन हो जाते हैं, रिटेन मतलब जो सीव पे बच जाए, वो सारे हमारे कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं। पॉइंट समझ में आया ये? फाइन और कोर्स एग्रीगेट को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्टिकल साइज। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स होते हैं जैसे कि सैंड, ग्रेवल, क्रश स्टोन। तो वो कैसी कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं, एक नॉर्मल वेट की कंक्रीट। अच्छा, जो अगर हम लोग कंक्रीट की डेंसिटी की बात करें तो कितनी डेंसिटी होती है कंक्रीट की नॉर्मली, ठीक है, 2200 से लेकर 2400 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, 2200 टू 24 kg पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल वेट कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है, 2200 टू 2400 kg पर मीटर क्यूब होती है। अच्छा, कोई मुझे स्टील की डेंसिटी बता पाएगा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्टील, कितनी होती है? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके आरसीसी में भी आएंगे। रीइंफोर्स्ड, अभी हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में आरसीसी पढ़ेंगे, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक, जिसमें हम लोग कोड्स का यूज़ करेंगे, IS 456, ठीक है, IS 456 का यूज़ करके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन बनाते हैं, उसका यूज़ करके हम लोग कंक्रीट बनाएंगे, ठीक है, यूजिंग IS 456। और आपको ये IS कोड खरीदना भी होगा, ये नेट पे अवेलेबल है इजली। IS 456 2000 अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा ये PDF फॉर्म में। सभी के पास होना भी चाहिए। IS 456 2000, IS 456 जो होता है वो कंक्रीट के लिए समझो जैसे होता नहीं कि बाइबल, ठीक, जो ग्रंथ है इसका जिससे सिविल इंजीनियरिंग जनरेट हुई है, उसको हम IS 456 है। बाकी अलग अलग मटेरियल की हर चीज़ के लिए कोडिंग होती है। अगर कोई भी आप मटेरियल बनाते हो तो उस पर हमेशा क्या होता है, उसको इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे कि आपका एक मोबाइल भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करो
तो आप देखते होंगे मोबाइल के पीछे एक इंडियन स्टैंडर्ड का कोड लिखा होता है, या आपके चार्जर पे भी लिखा होता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड। तो हर चीज़ का अलग अलग कोड होता है, उसी तरह कॉन्क्रीट का भी कोड होता है। IS 456:2000 इज द कोड फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। इसी के बेसिस पे हम लोग कॉन्क्रीट को प्रिपेयर करते हैं, और क्या कैसा मटेरियल यूज़ करना है, किस तरह के स्ट्रक्चर में, सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। आ जाते हैं दोबारा टॉपिक पे। तो दूसरा क्या होता है, लाइट वेट कॉन्क्रीट होता है, सॉरी लाइट वेट एग्रीगेट्स होता है। तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक्सपैंडेड शेल हो गया, क्ले हो गया, स्लैग हो गया। तो इससे जो कॉन्क्रीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, वो बहुत ही लाइट वेट कॉन्क्रीट प्रोड्यूस होगी, जिसका डेंसिटी होगी 1350 टू 1850 kg पर मीटर क्यूब। ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो शेल, क्ले, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो एज एन एग्रीगेट, तो इट विल प्रोड्यूस अ वेरी लाइट वेट कॉन्क्रीट। उसी तरह नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट में आप देख सकते हो, जो आप देखते हो कंस्ट्रक्शन साइट पे सैंड होती है, ठीक है, और जो गिट्टियाँ पड़ी होती हैं उससे आप कॉन्क्रीट मिल के बनाओगे, तो इट इज़ कॉल्ड एज द नॉर्मल वेट कॉन्क्रीट। इसी तरह अगर हम लोग कॉन्क्रीट को हमें शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, तो वो क्या होता है, द शेप ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, राउंडेड, फ्लैकी और क्रश्ड। आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि राउंडेड शेप एग्रीगेट्स कैसे दिखते हैं, फ्लैकी, फ्लैकी यानी कि लेंथ में उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ठीक है, लेंथ में उनका एरिया ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैकी कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स। और उसी तरह क्रश्ड कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स भी होते हैं। हर डायग्राम में आप देख सकते हो क्रश्ड कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स होते हैं। तो ये फिगर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। होप आप लोग को समझ में आ रहा हो कि राउंडेड एग्रीगेट्स कैसे होते हैं, फ्लैकी कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स कैसे होते हैं, और क्रश्ड कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स। ठीक, कॉन्क्रीट जब बनाते हैं तो हम लोग किस तरह के एग्रीगेट्स को प्रेफर करते हैं, तो बता पाएगा किस तरह के कॉन्क्रीट्स हम लोग यूज़ करें जिससे हमारी एक अच्छी वर्केबल कॉन्क्रीट प्रोड्यूस हो। एनी डिप्लोमा स्टूडेंट, Crushed concrete aggregate. डिप्लोमा स्टूडेंट को फ्लैंकी बता। कंक्रीट, हम्म, फ्लैंकी, Crushed concrete aggregate. क्रश्ड, Sir, crust. Yes, sir. क्रश्ड कॉन्क्रीट एग्रीगेट, जिससे हमारी एक अच्छी वर्केबल कॉन्क्रीट प्रोड्यूस हो। Yes. वर्केबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज वर्केबिलिटी, तो बता पाएगा, व्हाट इज द Sir, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। sir easement in sir कितना easement हो उससे मतलब ट्रांसपोर्टेशन या उसके मतलब प्लेसमेंट में जितनी easement हो सर उसको वर्केबिलिटी। हाँ, ईज विद विच द कॉन्क्रीट कैन बी हैंडल्ड एट साइट। ठीक है, साइट में हम लोग कितने अच्छे से कॉन्क्रीट को हैंडल कर ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्केबिलिटी बोलते हैं। तो उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक, उसकी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग एक वर्केबल कॉन्क्रीट प्रोड्यूस कर सकें। तो उसमें एग्रीगेट का भी बहुत अहम रोल है कि एग्रीगेट का शेप कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा एग्रीगेट होना चाहिए शेप का। क्रस्ट कंक्रीट एग्रीगेट, सर क्रस्ट कंक्रीट को जो हम यूज करते हैं, और फ्रैंकी जो हमारे होते हैं उनको तो ना के बराबर लेते हैं। अगर हमारा क्रस्ट कंक्रीट नहीं है तो हम राउंडेड कंक्रीट को भी यूज कर सकते हैं। बेटा आपका नाम क्या है। सर दिवाकर वर्मा। दिवाकर वर्मा। जैसे कि दिवाकर वर्मा ने बताया, ठीक है, कि हम लोग, देखो हम लोग प्रेफर तो क्या करेंगे, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो हमारे जो एंगुलर होते हैं, इलोंगेटेड या फ्लैकी एग्रीगेट जिसे बोलते हैं, तो वो जो हमारी कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही हार्श कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं। हार्श इन द सेंस कि मतलब इट इज़ वेरी हार्ड कंक्रीट, ठीक है। और अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग
राउंडेड एग्रीगेट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। क्या क्या चीज़ें वर्केबिलिटी में आती हैं, वो चीज़ें हम लोग और भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग वर्केबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, एक मिक्स प्रपोर्शन कितना होना चाहिए, और सरफेस टेक्सचर कितना होना चाहिए, एडमिक्सचर का क्या रोल होता है। कोई बता सकता है एडमिक्सचर क्या होता है कंक्रीट में? व्हाट इज एडमिक्सचर? यस सर, एडमिक्सचर कंक्रीट की प्रॉपर्टीज एनहेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं सर, जैसे एक्सेलरेटर और रिटार्डर्स और हाँ हाँ एयर हाँ एंटेनिंग एजेंट्स। हाँ, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं। एक देखो, एडमिक्सचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर हम लोग मास कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के एडमिक्सचर्स भी यूज़ करते हैं कॉन्क्रीट में। एडमिक्सचर्स का क्या रोल होता है, या तो फिर वो एक्सेलरेट कर दें, सेटिंग टाइम बढ़ा दें, ठीक है, या तो फिर सेटिंग टाइम कम कर दें। जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है हम लोग उस तरह के एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं। इसी तरह अलग अलग क्यूरिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, आप लोग को पता होगा क्यूरिंग कंपाउंड्स, सभी लोग जानते हैं व्हाट आर क्यूरिंग कंपाउंड्स, या क्यूरिंग क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज क्यूरिंग? सर जब कंक्रीट क्या बोलते हैं प्लेस करी जाती है, उसके बाद सर उसमें जब वाटर दिया जाता है उसका हाँ हाइड्रेशन हाँ कंप्लीट कराने के हाँ लिए, हाँ, वेरी उसे गुड। क्यूरिंग बोलते ठीक हैं। है, हाँ, टू कंप्लीट द हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है, जो हम लोग पानी, हम लोग जब, आपको पता होगा जब हमारा स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा हो जाता है या स्ट्रक्चर हमने स्लैब डिज़ाइन करी, तो उसके बाद हम लोग उसको वाटर हम लोग सप्लाई करते हैं, या तो फिर हम लोग कैसे पानी देते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्यूरिंग प्रोसेस, ठीक, जिससे हाइड्रेशन प्रोसेस हो जाए और हमारी एक अच्छी स्ट्रेंथ हमारा स्ट्रक्चर अटेन कर सके। उसके लिए ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, ठीक। क्यूरिंग क्या होता है, एडमिक्सचर क्या होता है, प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी एग्रीगेट्स की बात करते हैं, तो शेप कैसा होना चाहिए हमारे पास? फ्लैकी, एक राउंड शेप के एग्रीगेट्स भी आते हैं, एक फ्लैकी भी आता है और एक क्रस्ट भी आता है, ठीक। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब देख लो कि किसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो राउंडेड शेप एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक, तो उनका कहाँ से बनती है या क्या क्या चीज़ें होती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि राउंडेड जो होती हैं वो फुली वाटर वॉन होती हैं, ठीक। भाई, हमें पता है कि जो हमारे जो राउंड शेप एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं, आप लोग ने देखा होगा पेबल्स जो होते हैं, वो पेबल्स, हाउ आर पेबल्स फॉर्म्ड? जो भी सी शोर होता है, सी शोर समझते हैं आप, नदी का किनारा। यस सर। हाँ, तो सी शोर में जो हमारे पेबल्स होते हैं, ठीक, क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर, तो जो पेबल्स होते हैं वो राउंड होते जाते हैं, ठीक है। उसी का मतलब है फुली वाटर वॉन। वाटर वॉन मतलब, ठीक है, वेयरिंग ऑफ एग्रीगेट्स ड्यू टू वाटर। वेयरिंग मतलब क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेयरिंग? या अगर आप कह ले वेदरिंग, वेदरिंग एक टर्म आता है। वेदरिंग, व्हाट इज वेदरिंग? डिसइंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल, आप लोगों ने पढ़ा होगा उससे पहले भी। वेदरिंग मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पे वेदरिंग हो गई है, इसका मतलब डिसइंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है, उसका शेप और साइज क्या हो गया है, उसका चेंज हो गया है। तो उसी तरह राउंडेड एग्रीगेट से फॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ फुली वाटर वॉर्म और कम्प्लीटली शेप्ड बाय एट्रिशन। कहाँ पे मिलते हैं? रिवर और सी शोर ग्रेवल्स, ठीक, डेजर्ट, सी शोर एंड विंड ब्लोन सैंड्स। उसी तरह इरेगुलरली और पार्शली राउंडेड होते हैं, तो नेचुरली इरेगुलर और पार्शली शेप्ड बाय एडिशन हैविंग राउंडेड एजेस, उस तरह इरेगुलर होते हैं। उसी तरह एंगुलर भी होते हैं, ठीक, जो एंगुलर फॉर्म में होते हैं, जिनके एजेस होते हैं बहुत ही वेल डिफाइंड होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एंगुलर एग्रीगेट्स। फ्लैकी, फ्लैकी किस तरह के होते हैं, आपको ऊपर भी देखा होगा फ्लैकी किस तरह के होते हैं, देख सकते हैं जो बीच वाला डायग्राम है, दीज आर कॉल्ड फ्लैकी कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स, ठीक। सबका दिमाग में, इसीलिए मैंने डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि थ्योरी से आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन डायग्राम देखेंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अभी तो आप लोग जस्ट आप पढ़ रहे हैं,
लेकिन जब आप किसी साइट पे जाएंगे तो और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, साइट पे ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है ये प्योरली ये पूरा साइट का सब्जेक्ट है। अगर आप किसी साइट पे जाके उसको अच्छे से समझेंगे कि कंक्रीट में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ क्यों यूज हो रही है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है कंक्रीट में। समझ में आ रही है बात सभी को? कि अभी तो आपको पता है कि हाँ कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं, बट एक सिविल इंजीनियर बता सकता है कि हम लोग ने उसको क्यों यूज करा, उसका क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ पे साइट पे, हम लोग क्यों सीमेंट डाल रहे हैं, क्यों एग्रीगेट्स डाल रहे हैं, ठीक है, क्यों हम लोग फ्लैकी एग्रीगेट्स डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं। ठीक, ये एक सिविल इंजीनियर का काम होता है बेसिकली। ठीक, और आपसे अच्छी तरह ये सारी चीज़ें कौन जानता होगा? ठीक है, आप तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, लेकिन आपसे भी एक बहुत ही अच्छी तरह इंजीनियर एक हैं जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, कोई बता पाएगा? सर हमसे ऊपर मतलब सर वाले समझे जैसे नहीं क्या जूनियर सर कह इंजीनियर रहे हैं? उसके ऊपर हैं असिस्टेंट इंजीनियर। सर असिस्टेंट क्या कहना इंजीनियर? चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मेसनरी होता है, मेसनरी, जो मेसन यस होता है, सर। यस ठीक सर। है, उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है यस सर। हाँ हाँ सर, वो तो होता ही है सर। ना? मैं ये कहना चाह यस रहा सर। हूँ, आपने तो पढ़ के आए हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें कर रहा है, और जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है मेरा। इस बात से सर एग्री यस यहाँ सर। करते हैं कि कॉलेज नहीं? खुलने के बाद, सर कॉलेज खुलने के बाद साइट विजिट कराई जाएगी सर। हाँ अगर खुलता है, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो बहुत, अभी तो नहीं लग रहा है लग कि तो नहीं शायद। रहा है सर। हाँ वही चीज़ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट यस। अगर आप साइट पे चीज़ें देखेंगे तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। इसलिए अगर किसी के घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जाके वहाँ देखो कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, किस तरह से कॉलम डिज़ाइन हो रहा है, ठीक, किस तरह से स्लैब वहाँ पड़ रही है, किस तरह से कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें साइट पे जाके देखो तो और अच्छे समझ में आती हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियर बुकिश नॉलेज पे नहीं बेस्ड होता है। मैं आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि ये तो चलो आपको डिग्री देने में हेल्प करेगा, लेकिन एक अच्छा सिविल इंजीनियर किताबों के भरोसे नहीं चलता है। साइट पे सारी चीज़ें बहुत ही अलग हो जाती हैं, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस आपका एक्सपीरियंस काम करता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आप पढ़ेंगे तो आपको एक, चलो एक जो ऊपर ऊपर की चीज़ें प्लस जो जो अंदर सीमेंट की चीज़ें हो रही हैं, कंक्रीट की चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको ये सब्जेक्ट बता रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो साइट पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो आपको हेल्प करेंगी इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने में। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जिसके भी घर के पास कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कोई ये बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ जाके आप लोग विजिट करें और देखें ये सारी चीज़ें। बाकी जब कॉलेज खुलता है, एक सिचुएशन सारी कंट्रोल हो जाती है, तो हम लोग साइट पे भी चलेंगे और ये सब्जेक्ट अच्छे से समझेंगे। ओके। ओके सर। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स बेस्ड ऑन टेक्सचर। तो डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस टेक्सचर, ठीक है, किस तरह का टेक्सचर होता है। सरफेस टेक्सचर क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी द मेजर विच डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव डिग्री टू विच पार्टिकल सरफेस आर पॉलिश। ठीक, आपको पता है कुछ जो एग्रीगेट्स होते हैं बहुत ही वेल पॉलिश्ड होते हैं, ठीक, कुछ बहुत डल होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ रफ होते हैं। तो वो बात होती है सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ठीक है, तो ये, लेकिन एग्रीगेट का पार्ट है कि अच्छा टेक्सचर क्या माना जाता है, ठीक, बुरा टेक्सचर क्या माना जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप बुक से भी पढ़ सकते हो, उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि अ, सभी लोग, जब आपका मिड सेम या कोई भी एग्ज़ाम हो तो कॉपी छोड़ के मत आया करो, क्योंकि हमें सुनने में आ रहा है बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम में कॉपी कुछ लिखा ही नहीं है।
ऐसा कोई है यहाँ पे? हेलो? नहीं सर, हमने कॉपी छोड़ के आए थे। हाँ, तो कॉपी आप लोग प्लीज अटेम्प्ट जरूर करके आया करो, ठीक है? अपने आप लोग ये देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करके आया करिए, चाहे वो मिड सेम हो चाहे आपका एक्सटर्नल एग्जाम हो, अटेम्प्ट जरूर करिए सारे क्वेश्चंस। और सर बाकी लेकिन काफी क्वेश्चन सब एक जैसे होते हैं सर। तो क्वेश्चंस अब एक जैसे होते हैं तो ये थोड़ी ना कि उसमें से एक जैसे हैं तो बस एक कर लो, बाकी वो सारे अपने अंडरस्टूड हो गया कि हाँ वो सब भी बच्चे ने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है? तो हर क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आया करो, ओके? बाकी नोट्स जो यूनिट 1 के मैंने दिए हैं वो आप लोग को सभी को मिल चुके हैं ना, ये बताओ पहले तो। यस कोई सर, मिल बच्चा चुका है। कोई बच्चा Yes, ये sir, ना मिल कहे कि चुका मेरे है। पास नोट्स नहीं है, मैं कहाँ से पढूं? और उस नोट्स में इतना दिया हुआ है कि आपको किताब की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किताब नहीं भी है और अच्छा हाँ, जिस बच्चे के पास MS शेट्टी घर पे अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा बच्चा है इसमें जिसके पास MS शेट्टी किताब घर पे अवेलेबल नहीं है? सर नहीं है किसके भी पास। किसी के पास भी नहीं है? तो सर क्योंकि सब सर। लोग घर ही आ गए थे, अभी किसी ने परचेज ही नहीं किया। हाँ, तो सुनो, मेरे पास एक PDF फाइल रखी हुई है MS शेट्टी की, मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, वो उसमें से जिसको रेफर करना है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, जो मैंने जो आपको भेजे हैं उसमें सारी चीज़ें गिवन है यूनिट 1 से रिलेटेड, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और वो आपके लिए सफिशिएंट है टू पास द एग्जाम, ओके? तो ओके नोट्स, सर। हाँ, नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी ये जो PPT होती है, ये इसमें भी मैंने बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए शॉर्ट में चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर आप लोग नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसमें डिटेल में सारी चीज़ें गिवन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिटेल में गिवन है, ठीक है? तो बाकी एडवांस सर्वेइंग में यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रायंगुलेशन, ठीक है? हम लोग ट्रायंगुलेशन भी शुरू करेंगे। उसके सारे नोट्स बच्चों को मिल चुके हैं ना? जो हैंड रिटन नोट्स मैंने भेजे थे ग्रुप पे, वो सभी को मिल चुके हैं ना? यस सर, मिल चुका है। अच्छा, अभी उसमें एक टॉपिक थ्योरी का रह गया है, ठीक है? करेक्शन ड्यू टू एल्टीट्यूड, वो थियोरेटिकल टॉपिक है, उसकी मेरे पास, मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, उसको भी उसमें ऐड कर लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ, अभी मैं ठीक है आपके सर। ग्रुप पे वो उसकी फोटो मैं सेंड कर दूंगा, वो ऐड कर लेना उसमें। वो यूनिट 1 का टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक? तो उसको पढ़ लेना। बाकी एक असाइनमेंट भी हम अभी भेज देंगे एडवांस सर्वेइंग का, तो उसको भी कर लेना। बाकी जब कॉलेज खुलेगा तो वो सबमिट कर देना, ठीक है? A4 पे सभी लोग करना, और जब भी यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो आप लोग उसको सबमिट कर देना, ठीक? अच्छा, एक सब्जेक्ट और है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसकी क्लासेस मैंने अभी नहीं ली है। वो इसलिए नहीं ली है, कुछ बच्चे परेशान ना हो, और मैं उसका रीज़न बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक? उसकी क्लास मैं लूँगा और उसमें थ्योरेटिकल थ्योरी ज़्यादातर है, तो उसके लिए परेशान मत होना कि सर ने अभी तक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की क्लास नहीं ली है, वो भी सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा। और वो जो सब्जेक्ट है, आप लोग ने ऑटो कैड का नाम सुना होगा, कैड, सभी लोग जानते हैं यस ना यस सर। कैड? सर, हाँ, तो सुना है। यस सर, यस सर। कैड की उस सब्जेक्ट में क्या है, कैड की थ्योरी है, ठीक है? कैड में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो है उस सब्जेक्ट में। और तो सर उसका एग्जाम तो होगा नहीं सर? नए एग्जाम होगा, जो थ्योरी में पढ़ाऊंगा उसका एग्जाम होगा, वो 100 मार्क्स का है पेपर, वो एग्जाम क्यों नहीं होगा? अच्छा अच्छा सर। हाँ, वो आप अगर आपके पास जो आप अरे सर आप डिजाइनिंग भी सिखाएंगे ना?
हाँ, अगर यूनिवर्सिटी खुलती है, CAD में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके लैब्स में ऑटो कैड इंस्टॉल कर देंगे तो हम लोग डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे। ठीक, डिज़ाइनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को ऑटो कैड आना चाहिए। तब तो सही रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इस सेमेस्टर में थ्योरी है उसकी ऑटो कैड की। ठीक है, तो उसके मैं जितने भी नोट्स होंगे वो मैं सेंड कर दूंगा, बाकी मैं क्लास भी लूंगा, इसके बाकी मैं क्लास नहीं लूंगा। ठीक, ठीक है ना सर ऑटो सभी? कैड का बिना क्लास लिए कुछ नहीं हो सकता सर। वो सब्जेक्ट देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहिए, ठीक है, वो आप अगर आपके सामने यस कंप्यूटर सर। होना चाहिए, और सिस्टम के बिना वो सब्जेक्ट आप नहीं सीख सकते हो। ऐसे कुछ समझ में वही नहीं सब आने बता। वाली वो सारी चीज़ें, वो यस सर, ऑनलाइन यस सर। आप नहीं सीख पाओगे। ऑटो कैड जितना भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ ऑफलाइन पॉसिबल है। थ्योरी भले ही आपको बता सकते हैं, यस लेकिन सर। आप कोई सॉफ्टवेयर बिना, आप सामने सिस्टम ना हो, प्लस आपको सामने कोई गाइड करने वाला ना हो, तो वो आप नहीं सीख पाओगे ऐसे। ठीक है, तो यस इसीलिए हम सर। थोड़ा रुके हुए हैं। बाकी हम लोग ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है, एडवांस सर्विंग और कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो भी सब्जेक्ट मैं कवर करूँगा, इसके लिए परेशान मत होना। ठीक है। ओके सर। हाँ, यस सर। तो बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं इसकी क्लास होगा तो लंच के बाद भी ले लूँगा। ठीक, आप लोग सभी लोग घर पे हैं, कोई हॉस्टल में तो ओके नहीं है इस सर। वक्त? इस वक्त कोई हॉस्टल में है? हॉस्टल पता सब नहीं खाली है घर सर, ना? पे कुछ हैं लोग सब हैं लोग। अभी। अच्छा, नहीं सर, कुछ हॉस्टल में हैं अभी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो यस सर। आप लोग को पता ही होगा यूनिवर्सिटी 15 से 20 तक बंद हो चुकी है। ठीक है, तो सभी लोग घर से ले रहे हैं क्लासेस। और सर हमको तो लगता है पूरा सेमेस्टर ही ऐसे चलेगा। हाँ, अब जिस तरह की सिचुएशन है कुछ कह नहीं सकते, जिस सर तरह की। कल की डेट में सर हम्म, 182 केसेस थे, तो सर बहुत हैं सर इतने। हाँ, बहुत सिचुएशन खराब है, खास करके लखनऊ में, पूरे यूपी में बहुत सिचुएशन खराब है। तो आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें। ठीक है, अपना यस सर। पढ़ाई करें, और अपना सभी लोग ध्यान रखें। बाकी जो क्लासेस हैं ओके वो सर, सारी थैंक आपकी यू। ऑनलाइन चली रही हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही यस सर। रखते हैं, बाकी मैं क्लास लूँगा नेक्स्ट, मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ओके। और क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।